नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को फिर चिट्ठी भेजी। कहा, सरकार हर मांग पर खुले मन से वार्ता के लिए तैयार है। इसके साथ ही सरकार की ओर से बातचीत के लिए तारीख और समय तय करने की अपील की गई। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे। किसान आंदोलन को लेकर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर समेत ज्ञापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। पार्टी नेताओं के हिरासत में लिए जाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सपनों में भले हो, लेकिन वास्तविक धरातल पर यह बिल्कुल नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए पीएम मोदी पैसा बना रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा वो आतंकी कहलाएगा, वो चाहे किसान हो, मजदूर हो या मोहन भागवत। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान तब तक घर वापस नहीं जाने वाले हैं जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। राहुल ने कहा कि आपके पास एक अक्षम व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं समझता है और 3 या 4 अन्य लोगों की ओर से एक सिस्टम चला रहा है जो सब कुछ समझते हैं। इससे पहले कांग्रेस ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया। प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया था, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के असंतोष को आतंकवादी तत्व बता दिया जाता है। हम किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा से किसान विरोधी रहा है। पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा कि यूनिवर्सिटी के योग डिपार्टमेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को दुनिया में पहुंचा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए पर्यावरण संरक्षण में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर है। पीएम ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को भक्ति आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया था। भक्ति युग में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, हर इलाके में हमारे संतों, महंतों, आचार्यों ने देश की चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। यह अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने उद्यम और रोजगार नीति 2021 से 2025 को मंजूरी दी है। प्रदेश में रोजगार आर्थिक व्यवस्था को मजबूती इस नीति के लागू होने के बाद मिलेगी। दुष्यंत ने कहा कि नई नीति के तहत 5 लाख नौकरियां पैदा करने और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति से निर्यात को 2 गुना करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि इस पॉलिसी के जरिए हरियाणा को प्रतिस्पर्धा और पसंदीदा निवेश के रूप में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य है। क्षेत्रीय विकास और ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मुताबिक नई नीति से इकोसिस्टम मजबूत करने पर जोर दिया गया। शर्त के मुताबिक 3 साल के लिए मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को श्रमिक कानूनों से रियायत मिलेगी। दुष्यंत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए पंचायती भूमि को पट्टी पर उपलब्ध कराया जाएगा। बेसमेंट पार्किंग के प्रावधान की जरूरत को दूर किया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास योजना शुरू की जाएगी। सूक्ष्म उद्यमों और स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। पलवल के गांव अंटोहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना जारी है। धरने पर चल रही किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने कुरुक्षेत्र में रिलायंस को अपना निशाना बनाया और उन्होंने रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स और जियो टावर को बंद कराया। कुरुक्षेत्र के कैसल मॉल स्थित रिलायंस ट्रेंड और रिलायंस फुटप्रिंट को भी किसानों ने बंद कराया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी किसानों ने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क के सामने स्थित जियो टावर के पास पावर लाइन को काट दिया। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि आदेश बिल वापस नहीं होता, रोज इसी तरह रिलायंस को बंद कराया जाएगा।
किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में भाग लेने जा रहे किसानों के लिए नगर सेवा शुरू की। किसानों का कहना है कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक लंगर जारी रहेगा। पंजाब से आ रहे किसानों ने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में ऐसा स्वागत होगा। पहले किसान दिल्ली की सीमाओं पर जरूरी सामान पहुंचा रहे थे, लेकिन अब किसानों ने हरियाणा में ही लंगर सेवा शुरू कर दी है। हिसार में किसान आंदोलन पर ठंड का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। आंदोलन को लेकर दिन प्रतिदिन लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए महिलाओं का जत्था भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसानों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराने के लिए अब टिकरी बॉर्डर पर किसान मॉल भी खुल गया है। किसान मॉल में किसानों को पैसे देकर नहीं बल्कि निःशुल्क जरूरत का सामान मिल सकेगा। किसान मॉल में सुई धागे से लेकर कंबल और रजाई तक किसानों को फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। एक दिन में 500 किसानों को फ्री में उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध हो सकेगा। मॉल के साथ ही कुछ ही दूरी पर खड़ी ट्रॉली में किसानों को सामान देने के लिए बकायदा टोकन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। वॉलंटियर किसानों के पास जा रहे हैं और उन्हें कूपन दे रहे हैं। जींद के शामलो कला तपा के 12 गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अंबाला पहुंचकर अंबाला नगर निगम के चुनावों को लेकर कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने शहर की जनता को लुभाने के लिए कई अहम वादे किए। किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि आने वाली फसलों और नस्लों की लड़ाई है और जब तक सरकार झुक नहीं जाती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने अंबाला में आयोजित केक कटिंग सेरेमनी में हिस्सा भी लिया और कहा कि इंसानियत का रिश्ता किसी भी धागे से बांधा नहीं जा सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि रिश्ते भावनाओं से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पण को भावना कहा जाता है। इस दौरान क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के समर्थन का ऐलान भी किया। चुनाव की तारीख बहुत नजदीक आ गई है और शक्ति रानी शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा एक दिन में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार की कोशिश में जुटे हैं। कार्तिकेय शर्मा वार्ड 10 भी पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा के चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदलेगी और निगम से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अगर अंबाला को विकास कोई कर सकता है तो वो विनोद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा ही है, क्योंकि पहले भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने ही अंबाला का विकास किया। कार्तिकेय शर्मा ने इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन भी किया। शक्ति रानी शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिहायशी इलाकों के साथ साथ मार्केट में भी जा रहे हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने मार्केट एरिया में लोगों से मुलाकात की और शक्ति रानी शर्मा के लिए समर्थन मांगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा के मेयर बनने के बाद व्यापारियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अंबाला के लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अंबाला नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और हरियाणा जनचेतना पार्टी वी प्रचार के इन आखिरी दिनों में पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा हर रोज शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से मुलाकात कर रही है। उनसे वादा कर रही है कि निगम चुनाव जीतने के बाद अंबाला की तस्वीर बदल दी जाएगी। वार्ड 10 में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने जनता को भरोसा भी दिलाया और वोट की अपील की। वार्ड 10 में शक्ति रानी शर्मा को समर्थन भी मिलता दिखा। वार्ड 10 की जनता ने शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान शक्ति रानी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में लोग नजर आए। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के काम की तारीफ कर रहे थे और पार्टी को जिताने की बात कह रहे थे। शक्ति रानी शर्मा लोगों के बीच भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा प्रमुखता से उठा रही हैं। उनका कहना है कि निगम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और लोगों को काम आसानी से लोगों के हो सकेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम जब अंबाला के वार्ड 10 के 2 नंबर चौकी वाली गली पहुंची तो नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि नालियों का गंदा पानी निकालकर लोगों के घरों के सामने फेंक दिया गया था। इसके अलावा लोगों के घर के बाहर पानी जमा था, जिससे बीमारी तो होती ही है, साथ ही लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस गली के बच्चे उसी गंदगी के आसपास खेलने को मजबूर हैं। इस वार्ड में जब हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा पहुंची तो लोगों ने उनके सामने परेशानी भी बयां की। लोगों ने कहा कि वो ऐसी ही जिंदगी जीने को मजबूर है। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।
शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से वादा किया कि निगम चुनाव जीतने के बाद लोगों की इस छोटी छोटी समस्याओं का 10 दिन के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही गंदगी और खराब व्यवस्था को बदल दिया जाएगा। शक्ति रानी शर्मा को अंबाला का मेयर बनाने के लिए उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वो भी हर रोज अंबाला की जनता से मुलाकात कर रहे हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी बीच कार्तिकेय शर्मा जैन मंदिर भी पहुंचे और आशीर्वाद लेने के बाद ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के छोटे बेटे कार्तिकेय शर्मा ने अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा की जीत की कामना की। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार में उनकी छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी जी जान से जुटी हुई है। हर रोज ऐश्वर्या शर्मा लोगों के बीच पहुंच रही हैं और शक्ति रानी शर्मा को जिताने की अपील कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा वार्ड 14 में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि शक्ति रानी शर्मा निगम से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगी। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार की लड़ाई है और जीत ईमानदार की ही होनी चाहिए। ऐश्वर्या शर्मा लोगों के साथ जमीन पर बैठकर भी बात करती हुई नजर आई। इसके अलावा वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं। एक तरफ शक्ति रानी शर्मा की छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार कैंपेनिंग कर शक्ति रानी शर्मा को जिताने के लिए लोगों के बीच पहुंच रही हैं। प्रीति शर्मा वार्ड 19 में चुनाव प्रचार करने पहुंची। यहां उन्होंने शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल की लोगों को याद दिलाई। प्रीति शर्मा ने यहां नारा दिया कि आप शक्ति चुनो, हम आपको ताकत देंगे और विकास देंगे। प्रीति शर्मा भी खास अंदाज में चुनाव प्रचार कर लोगों को पार्टी की तरफ आकर्षित कर रही हैं। उनके चुनाव प्रचार का असर भी अंबाला में दिखाई दे रहा है। अंबाला में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष सरदार कमलप्रीत, पर्यावरण सेल के चेयरमैन विपुल झंडू और कांग्रेस लीगल सेल के जिला अध्यक्ष एडवोकेट विकास शर्मा कांग्रेस को छोड़ हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल हो गए। रेवाड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार विक्रम यादव ने कहा कि बीजेपी हो, निर्दलीय हो या फिर कोई अन्य राजनीतिक पार्टी सामूहिक मंच पर मुद्दों पर स्वच्छ बहस करे, उसके बाद जनता तय करेगी कि कौन है असल में चेयरपर्सन पद का हकदार। विक्रम यादव ने कहा कि उनके समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रेवाड़ी आगमन इनके लिए काफी ऊर्जा प्रदान करने जैसा है और अब वो अपनी जीत को लेकर और भी पॉजिटिव हो गई है। वहीं दूसरी ओर विक्रम यादव के समर्थन में आए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में रेवाड़ी के लिए काफी विकास के काम किए और उन्हीं के आधार पर उनके रेवाड़ी आगमन से रेवाड़ी की तस्वीर एक बार फिर बदलेगी। पृथला के वरिष्ठ नेता राघुल राजा राम को जेजेपी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। राजा राम ने कहा कि किसानों का कोई अहित नहीं होने देंगे। पार्टी में जिम्मेदारी मिलने पर नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार छत्तीस बिरादरी का भला करने में लगे हुए हैं और उनकी भी प्राथमिकता रहेगी कि प्रदेश के लोगों का वो ज्यादा से ज्यादा भला कर सके। भिवानी में क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भगवान यीशु की स्तुति की जाएगी। यमुनानगर में क्रिसमस के त्योहार पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। दुकानों पर बच्चे और ग्राहक की भीड़ नहीं जुट पा रही। दुकानदारों का कहना है कि पहले से ही दुकानों पर सामान की बिक्री कम हो रही है, उन्हें खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना का असर क्रिसमस पर भी पड़ रहा है। आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश गीता, मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और विश्व हिंदू परिषद संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव की सांध्यकालीन महाआरती में शिरकत की। आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक ने कहा कि गीता महोत्सव की तरफ पूरा विश्व आकर्षित हो रहा है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र आने वाले समय में पूरे विश्व को शांति सद्भावना का रास्ता दिखाने का काम करेगी। राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश ने कहा कि पवित्र ग्रंथ पूरी दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना समझना सिखाता है, जिंदगी को जीना सिखाता है। पवित्र ग्रंथ गीता का ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 25 दिसंबर को 2,25,000 दीप जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गीता महोत्सव में 33 से ज्यादा संस्थाओं के सहयोग से दिए रोशन किए जाएंगे। इस सपने को साकार करने के लिए इस साल 18 लाख दीपक जलाने की योजना का स्वरूप तैयार किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते 18 लाख दीप जलाने पर फोकस किया जा रहा है।
उधर फतेहाबाद शहर के बीचों बीच अवैध कॉलोनी काटने को लेकर मोहल्ला वासियों ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि पिछले 1 साल से अवैध कॉलोनी काटने का कार्य चल रहा है। महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनी काट दिया है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि योजनाकार को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई है। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की नवनिर्मित 4 मंजिला बिल्डिंग की छत की सीलिंग टूटकर नीचे गिरने लगी है। ऐसे में अस्पताल में स्टाफ और मरीज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री ने बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया था। सिर्फ 2 महीने में ही सीलिंग का टूटना बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। डीसी और एसडीएम ने कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही। कैथल के जयपुर अस्पताल में 80 वर्षीय बुजुर्ग का ऑपरेशन कर 2215 पथरियां निकाली गई। बुजुर्ग अस्पताल में हर्निया की शिकायत लेकर आया था, लेकिन जांच के दौरान पथरी होना पाया गया। पथरी गिरने में अस्पताल की टीम को लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। डॉक्टर ने बताया कि विश्व का तीसरा मामला है जब 2000 से ज्यादा पथरियां एक व्यक्ति के शरीर के ऑपरेशन करके शरीर से निकाली गई। सिरसा में सरकार की ओर से सभी विभागों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहकारी समितियों के सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक डाटा फीड करने का लक्ष्य रखा है। सिरसा में गृह निर्माण और ग्रुप हाउसिंग समिति के अंतर्गत कुल 21 समितियां पंजीकृत हैं, जिसमें से 15 समितियों के ऑनलाइन डाटा फीड करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भिवानी शहरी दायरे में भूमाफियाओं की काटी गई अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर से डीटीपी का पीला पंजा चला, जिससे 2 अवैध कॉलोनियों में खलबली मच गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। टीम ने एक के बाद एक अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों के अंदर किए गए 25 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़ डाले। डीटीपी ने बताया कि शहरी दायरे में चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध कॉलोनियों के अंदर न सिर्फ प्लॉट काटे गए थे, बल्कि ब्लॉक की गलियां भी बनाई गई थी। हरियाणा सरकार ने अंबाला के एसपी राजेश कालिया का तबादला कर दिया है। हामिद अख्तर अब अंबाला के नए एसपी होंगे। राजेश कालिया को चंडीगढ़ में एसपी सिक्योरिटी सीआईडी लगाया गया। यमुनानगर में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक का असर नजर आने लगा है। पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक अधिकारियों संग दुर्घटना संभावित पॉइंट्स को चिन्हित करने निकले। इस दौरान नेशनल हाईवे पर उन्हें 344 खामियां मिली। एसपी ने बताया कि संबंधित विभाग की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 10 दिनों में ये सारी खामियां दूर हो जाएंगी। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी वो इस बारे में बताएंगे। एसपी ने बताया कि भविष्य में भी वो जिले में टीम के साथ निकलेंगे और इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी उनके साथ होंगे ताकि काम को जल्द से जल्द कराया जा सके। चरखी दादरी में सरकार ने संजीवनी ओपीडी ऐप शुरू की, जिसके जरिए घर बैठे मरीज वीडियो कॉल पर डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना के चलते ये ऐप कामयाब है, क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी और मरीजों को ऐप के माध्यम से डॉक्टर्स का परामर्श मिलेगा। डॉक्टर की लिखी गई दवाइयां भी अस्पताल में फ्री मिलेंगी। असंध की नई अनाज मंडी में लूट की वारदात से दहशत का माहौल है। बाइक सवार 2 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर दुकान में बैठे 2 आड़तियों से हजारों रुपए की लूटपाट की और रिवॉल्वर लहराते हुए बाइक पर फरार हो गए। पीड़ित आड़ती ने बताया कि उसकी मंडी में फर्म है, वो दुकान पर बैठा था, तभी अचानक बदमाश हथियार लेकर दुकान में घुस गए, तिजोरी की चाबी मांगी और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी और सूचना पाकर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी की फुटेज को खंगालकर जांच शुरू की। कैथल पुलिस ने हरियाणा से पंजाब में ठेका शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस को शराब तस्करों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब तस्करों का पीछा किया। इसी बीच तस्करों ने 2 बार अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने 6 राउंड हवाई फायर की। रात भर आंख मिचौली के बाद एक तंग गली में गाड़ी फंसने के कारण आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के साथ साथ 840 बोतल शराब जब्त की। करनाल के असंध में एक मोबाइल दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने लगभग 8 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदारों ने बाजार बंद कर रोष जाहिर किया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। उधर करनाल में 8 दिन पहले एक लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में डूबा मिला था, जिसके बाद लड़के के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसके दोस्तों ने उसे धक्का दिया और उसे डुबोने की कोशिश की। परिजनों की शिकायत के बाद से पुलिस ने सौरभ की तलाश भी शुरू कर दी थी और 8 दिन बाद पुलिस ने सौरभ के शव को ढूंढ निकाला और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया।
भिवानी के महम रोड पर प्राइवेट बस चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मृतक गांव ठाणी हरसुख का रहने वाला था। मृतक के परिजन राजेश ने बताया कि बनवारी किसी काम के लिए भिवानी आया था और जब वो वापस गांव जा रहा था तो प्राइवेट बस चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी।